साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक हलचल आ गई है क्योंकि अन्नामलाई ने अपना इस्तीफा दे दिया है और अभी 1 घंटे पहले उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। बीजेपी का कहना यह है, बीजेपी के अध्यक्ष का, बीजेपी के नेताओं का कहना यह है कि हमने कोशिश तो बहुत की है अन्नामलाई को समझाने की, लेकिन हम समझाने में विफल रहे, अब जैसी उनकी इच्छा। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अन्नामलाई की क्या इच्छा थी, ऐसा क्या हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा, और ऐसा क्या हुआ कि अन्नामलाई ने पिछले दिनों अमित शाह जी से भी मुलाकात कर ली, नितिन नवीन जी से भी मुलाकात कर ली, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर ली, लेकिन वो माने नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ, बड़े से बड़े नेता को भी अमित शाह कन्विंस कर लेते हैं, उसे अमित शाह की बात माननी पड़ जाती है। कई ऐसे नेता रहे, अभी देखो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था तो जो देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बनने थे, लेकिन एक नाथ शिंदे थोड़ा सा एक रूठा हुआ व्यवहार दिखा रहे थे, मान नहीं रहे थे। एक बार अमित शाह जी से मुलाकात हुई और एक नाथ शिंदे जी मान गए, अजीत पवार जी भी मान गए थे उस वक्त। तो जब उनको मना लिया, दूसरी पार्टी के बड़े से बड़े नेता को सेट कर दिया, तो भाई अन्नामलाई जी अमित शाह जी से मिल ली और फिर भी इस्तीफा दे दिया। कहानी क्या है अंदर की, ध्यान से सुनो। पहले मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ कि अन्नामलाई का अभी तक इतिहास क्या रहा है। अन्नामलाई पहले आईपीएस रहे हैं। 2011 बैच में इनका कर्नाटक में पोस्टिंग हुई थी। 2011 से 2019 के बीच इन्होंने आईपीएस के तौर पर सर्व किया। उसके बाद इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद 2020 के आसपास बीजेपी ज्वाइन करी और 1 साल के अंदर अंदर 2021 में ही ये बीजेपी के तमिलनाडु के प्रेसिडेंट बन गए थे जी। अब 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें तमिलनाडु में बीजेपी को 3% के आसपास वोट शेयर मिला था, 3% के आसपास। 2021 में अन्नामलाई बीजेपी के प्रेसिडेंट बनते हैं तमिलनाडु में, और 2022 में तमिलनाडु में लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं जहां पर बीजेपी को 5.7% वोट मिलता है, यानी कि लगभग 2.5% के आसपास बढ़वा दिया। उसके बाद आता है 2023 में अन्नामलाई अपनी एक यात्रा स्टार्ट करते हैं। उस यात्रा में जितनी भी सीट्स हैं, जितनी भी अलग अलग वहाँ पर 234 एमएलए की सीट्स हैं, सभी सीट्स तक ये अपनी पहुँच बनाते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं, अपनी बातों से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि इनका एजेंडा क्या है, किस पथ पर ये आगे बढ़ रहे हैं। और उसी दौरान ये कुछ कमेंट कर देते हैं जयललिता जी के ऊपर और अन्नादुरई साहब के ऊपर। सीएन अन्नादुरई साहब वही हैं जिन्होंने डीएमके की फाउंडेशन की थी, शुरुआती जो अध्यक्ष रहे हैं। उन पर कमेंट करने के बाद कि वो एंटी हिंदू रहे हैं, एंटी हिंदू कमेंट करते थे, या जयललिता जी के ऊपर कमेंट करना कि भाई वो भ्रष्टाचार फैलाती थी, करप्ट थी। इसके बाद से जो बीजेपी के साथ एआईएडीएमके मिलकर के लड़ रही थी तमिलनाडु में, जो अपना एनडीए का गुट बना करके लड़ रहे थे, तो एआईएडीएमके ने कहा कि भाई हम बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि ये अन्नामलाई जो है जयललिता जी के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। चलो, जयललिता जी के बारे में बोल रहे थे, समझ में आता है क्योंकि एआईएडीएमके की थी, लेकिन अन्नादुरई तो एआईएडीएमके के नहीं थे, वो तो डीएमके के थे। उनकी बात का क्यों बुरा मान गए एआईएडीएमके वाले? अब इसके पीछे आइए। इसके पीछे इसलिए बुरा मान गए क्योंकि लंबे समय तक, पिछले 70 साल से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में डीएमके छाई हुई है। फिर 1972 में एआईएडीएमके बन गई, उसी में से निकल करके फिर वो छाई रही। कभी डीएमके सत्ता में आती थी, कभी एआईएडीएमके, फिर डीएमके, फिर आईएडीएमके। इस तरह से ये दोनों ही द्रविड़ पार्टियां तमिलनाडु में अभी तक अपनी सत्ता चला रही थी और दोनों ही बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ लोगों में अपनी पकड़ बनाई हुई थी और अपने मुद्दे लेकर के चल रही थी। जिसमें जो डीएमके है, डीएमके एंटी हिंदी, एंटी सनातन, तमिल पॉलिटिक्स अलग से, द्रविडियन पॉलिटिक्स अलग से, और इस बात को भी समर्थन देते थे कि द्रविड़ नाडु जैसा अलग से भी देश बन जाए। तो इस पर कभी इन्होंने विरोध नहीं जताया। स्टार्टिंग में जब ये पार्टी बनी थी उस समय द्रविड़ नाडु की बड़ी मांग करते थे डीएमके वाले, लेकिन फिर द्रविड़ नाडु को लेकर के शांत हो गए, पर विरोध कभी नहीं किया। और जिस तरह की हरकतें करते रहे डीएमके वाले, वो सब उसी प्रकार की थी कि भाई हमें सनातन हटाना है, सनातन एचआईवी की तरह है, सनातन लेप्रोसी की तरह है। इस तरह से डीएमके के नेता अलग अलग टाइम पर बयान देते रहे। और 2023 में तो इरेडिकेट सनातन कॉन्फ्रेंस भी इन लोगों ने करी थी, जिसमें स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने पार्टिसिपेट किया था, उल्टे सीधे बयान दिए थे और सनातन को गाली देकर के अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने का प्रयास किया था। उधर एआईएडीएमके बनी थी कि हम गरीबों के कल्याण के लिए बने हैं, एजुकेशन देंगे, हेल्थ के लिए काम करेंगे, छोटे से छोटे मजदूर को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन विद द टाइम देखा कि एआईएडीएमके ने भी द्रविड़ नाडु को लेकर के कोई विरोध नहीं किया।
तमिल और हिंदी के विवाद में ज़्यादा अपने आप को एग्रेसिवली आगे नहीं रखा, पर कहीं ना कहीं पता चलता था कि इनके अंदर भी स्वीकार्यता है, और कहीं ना कहीं ये भी उसी लाइन पर दिख रहे थे कि हाँ डीएमके के साथ इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। अब आप बात समझ गए। डीएमके और एआईडीएमके में झूलते रहे, बीजेपी में अन्नामलाई आ गए, वो बीजेपी को मजबूत कर रहे थे, लेकिन एआईएडीएमके ने बीजेपी को अपने से अलग कर दिया, साथ छोड़ दिया 2023 में। उसके बाद जब 2024 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी ने अपना अलग गुट बना करके चुनाव लड़ा, और उस चुनाव में बीजेपी लगभग 11% का वोट शेयर हासिल करके आई। 2019 में लोकसभा में 3% वोट, 2022 में लोकल बॉडी इलेक्शन में 5.7% वोट, और 2024 में फिर लोकसभा इलेक्शन में 11% वोट। ठीक है, ये कहानी मैं कब की बता रहा हूं, जब अन्नामलाई आ गए थे उसके बाद की। बीजेपी 11% तक पहुंच गई थी, बहुत बड़ी बात थी, वो बात अलग है, सीट एक भी नहीं मिली। अब सुनिए साहब, बात आगे कैसे बढ़ी। मैं आपको पहले कुछ चीजें दिखाता हूं, फिर आप समझ पाएंगे, फिर मैं बात को अच्छे से जोड़ पाऊंगा। देखो, अन्नामलाई ने आज बीजेपी छोड़ दी है, बाकायदा पत्र भी पहुंचा है, और पत्र में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने छोड़ दी है, और नितिन नवीन जी ने स्वीकार कर लिया है। ये एक फॉर्मेलिटी है। उसके बाद ये 2024 का है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस अ मैसिव रैली ऑन 25 फरवरी इन तमिलनाडु पल्लडाम इन दी तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट वेयर स्टेट बीजेपी चीफ के अन्नामलाईज एक मन एक मक्कल माई लैंड माई पीपल यात्रा विल कंक्लूड। इन्होंने जो यात्रा स्टार्ट करी थी 2023 के जुलाई से, वो फरवरी 2000 आई थिंक 24 में ख़त्म हुई थी। और इस यात्रा को जब स्टार्ट किया था रामेश्वरम से, तब वहाँ पर अमित शाह मौजूद थे, उन्होंने झंडी दिखाई थी यात्रा को। और जब ये ख़त्म हुई तिरुपुर में, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे, और उन्होंने एक मैसिव रैली के साथ इस यात्रा को ख़त्म करवाया था। तो जिस इंसान के पीछे अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस तरह से खड़े हों, जिस इंसान को नरेंद्र मोदी इस तरह से तवज्जो देते हों, हर मुलाकात पर पीठ थपथपाते हों, जिस इंसान के बारे में नरेंद्र मोदी कसीदे पढ़ते हों, वो इंसान इस तरह से छोड़ के चला जाए, बात को समझ में नहीं आती। ठीक है, आगे देखिए। देखो, अमित शाह ने फ्लैग ऑफ करी थी इनकी उस एक मन एक मक्कल पद यात्रा को। ठीक है, इन्होंने हर सीट पर जाकर के लोगों को कन्विंस किया था अन्नामलाई ने। ठीक है, और जिस तरह से इन्होंने बयान दे दिया था अन्नामलाई ने, उसके बाद फिर एआईएडीएमके ने दूरी बना ली थी बीजेपी के साथ। ठीक है साहब, इसके बाद किस तरह से फिर 2023 की बात कर रहा हूँ, यात्रा के दौरान ही 2023 में अन्नामलाई ने डीएमके फाइल्स जारी करी थी, जिसमें डीएमके ने जो जो भ्रष्टाचार किया है उसके बारे में पूरा एक डोजियर जनता के सामने रखा। उस डोजियर को तमिलनाडु के गवर्नर के सामने रखा, और बाद में ये मामला सीबीआई के पास भी गया। सीबीआई के पास भी डोजियर लेके गए कि ये करप्शन की फाइल्स हैं डीएमके की, जिसको डीएमके ने सरी से नकार दिया। लेकिन इनका कहना था अन्नामलाई का कि चेन्नई में जो मेट्रो चल रही है, जो फेज़ 1 है, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो डीएमके के ऊपर भी ये बुरी तरह से हमलावर थे। ठीक है, मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि लगातार ये हमलावर हैं डीएमके पर। केवल एक बार एआईएडीएमके की जयललिता के बारे में बोल गए थे, लेकिन हमेशा डीएमके पर हमलावर हैं। और रिएक्शन डीएमके तो दिखाई रही है, उससे ज्यादा एआईएडीएमके दिखा रही है रिएक्शन। भाई तुम क्यों दिखा रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी विरोधी पार्टी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन यहां से पता चलता है कि एआईएडीएमके और डीएमके में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से लोकल बॉडी इलेक्शंस में इन्होंने मजबूती से बीजेपी को आगे बढ़ाया था। बीजेपी बढ़ती चली गई थी। फिर 2022 में 5.7% वोट हुआ, 2023 में पदयात्रा स्टार्ट हुई, 2023 में डीएमके फाइल्स आई, और 2023 में ही एक चीज़ और हुई कि वो जयललिता जी और अन्नादुरई के ऊपर इन्होंने कमेंट कर दिया। और एक चीज़ और बता दूं, 2023 में ही एआईडीएमके ने कहा कि हम आपसे दूर हो रहे हैं। साथ ही एक चीज़ और देखने को मिलती है कि 2024 का इलेक्शन आता है, लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को अलग से लड़ना पड़ता है, बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ता है। लेकिन बीजेपी को पता चला कि हमें सीट नहीं मिल पाई है। और ये जो अन्नामलाई हैं, अन्नामलाई उस समय देखिए कोयम्बटूर सीट से लड़े थे और लगभग 1,18,000 वोट से हार गए थे अन्नामलाई खुद।
इसके बाद बीजेपी को लगा कि एकदम से हम ये सोचें कि अन्नामलाई के होने से या बीजेपी के वोट शेयर बढ़ने से हमें एकदम से फ़ायदा हो जाएगा, तो अभी तो नहीं होगा। तो बीजेपी ने सोचा एक काम करते हैं, AIADMK के साथ फिर से जाते हैं और 2026 का जो इलेक्शन होगा लोग असेंबली वाला, उसे AIADMK के साथ मिलकर लड़ते हैं। कम से कम DMK तो सत्ता से हटे, वरना DMK लंबे समय तक रही तो ये लोगों को एंटी सनातन, एंटी हिंदी, एंटी नॉर्थ बना देगी। बीजेपी ने फिर से AIADMK के साथ बातचीत करना स्टार्ट किया, पर इस बार AIADMK के पलानीस्वामी ने यह कह दिया कि देखो हम बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे, 2026 का तमिलनाडु का जो असेंबली का चुनाव है वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि अन्नामलाई को प्रेसिडेंट के पद से हटा दो, अन्नामलाई को पीछे कर दो। ये शर्त इन्होंने रख दी थी और तब तक 2024 के अंत तक अन्नामलाई ने इतनी ज़्यादा पकड़ बना ली थी कि देखो इस लेवल तक ये छा गए थे कि ये अपने आप को कोड़े से मार रहे थे। क्योंकि आपको याद होगा अन्ना यूनिवर्सिटी में किस तरह से लड़की के साथ बर्बरता हुई थी, जिस पर DMK ने ठीक से कार्रवाई नहीं की और इन्होंने मानवता के नाते खुद को कोड़े मारे कि हम मानवों के होते हुए, हम सब के होते हुए किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है तो उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। इस तरह से इन्होंने कोड़े मारे और कहा कि जब तक DMK को सत्ता से नहीं हटा दूंगा तब तक चप्पल नहीं पहनूंगा। तो जो आदमी यहां पहुंच चुका था, बीजेपी के वोट शेयर को ले गया है, पूरी लाइमलाइट उसने बटोर ली है, हर तरह से वो, मतलब अगर बीजेपी अकेले लड़ती तो अच्छी खासी सीट भी दिलवा देते ये, पर बीजेपी ने AIADMK के साथ हाथ मिला लिया और 2026 का इलेक्शन लड़ा, जिसका रिजल्ट अभी 1 महीने पहले आया है। उस वक्त अन्नामलाई बीजेपी के प्रेसिडेंट नहीं थे। और बता दूं, जो अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है तमिलनाडु का, इसमें बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 2.9% रहा है, जो कि 2019 के वोटिंग परसेंट से भी कम है। ठीक है, कुछ लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मामला चल क्या रहा है बार बार वोटिंग परसेंटेज का। तो देखो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को तमिलनाडु में कितना मिलता है, लगभग 3%, लगभग। फिर 2022 के जो लोकल बॉडी होती है उसमें बीजेपी को कितना मिलता है, 5.7%। फिर 2024 में लोकसभा इलेक्शन होता है, बीजेपी को वापस मिलता है 11% के आसपास। फिर 2026 में अभी 1 महीने पहले जो चुनाव हुए हैं असेंबली के, इसमें बीजेपी को मिलता है 2.9%, जो कि 2019 से भी कम हो गया है। और जो 2021 का लोकसभा असेंबली का चुनाव हुआ था उसमें 5% के आसपास मिला था। यह हालत हो गई अन्नामलाई के प्रेसिडेंट हटने के बाद। अब एक खेल निकल के और आता है। अब बीजेपी को लगा, देखिए, अब बीजेपी को लगा कि भाई हम पहले कहीं नहीं थे, कहीं नहीं से कहीं तो पहुंचे थे और वहां से हम फिर वहां आ गए जहां कहीं नहीं थे। तो ये AIADMK के साथ मिलकर के चलना कुछ हमें जम नहीं रहा। अब AIADMK के अब एक खेल और सुनिए आप। आपको पता है कि अभी एक्टर विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीती थी, 10 सीटें कम पड़ रही थी। छोटी छोटी पार्टीज ने उनको समर्थन दिया, किसी की 2 सीटें थी, किसी की 5 सीटें थी, किसी की 1 सीट थी। सबने मिलकर के समर्थन दिया विजय की पार्टी को और 118 क्रॉस कर गए। अब विजय ने शपथ ले ली। अब ये छोटी छोटी पार्टी जो समर्थन दे रही थी उसमें से एक मुस्लिम लीग थी। अब अगर मुस्लिम लीग का समर्थन विजय को मिलता रहता तो मुस्लिम लीग अपनी मनमानी चलवाती, वहां पर पहले ही एंटी सनातन मामला चल रहा है वो और चलवाती। ऐसी स्थिति में और विजय को माननी पड़ती मुस्लिम लीग की बात, क्योंकि और कोई पार्टी है नहीं जो उनको समर्थन दे पाती। ऐसी स्थिति में विजय को चाहिए था कि कोई ऐसा सपोर्ट मिल जाए जिससे इन छोटी छोटी पार्टीज की ब्लैकमेलिंग न झेलनी पड़े। ऐसी स्थिति में AIADMK के आधे से ज़्यादा विधायक आते हैं और कहते हैं कि हम बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं एक्टर विजय को। अब एक्टर विजय बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए कि छोटी छोटी पार्टी चली भी जाए तो AIADMK का एक बड़ा धरा है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। अब ये AIADMK का बड़ा धरा अपने साथ टूट करके गया या किसी ने भिजवाया, ये तो भाई पॉलिटिक्स ही जानती है। अब अगर AIADMK का एक बड़ा सेक्शन एक्टर विजय के साथ जाके खड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है AIADMK का जो वोट बैंक है वो इस समय कंफ्यूज हो गया कि हम एक्टर विजय के साथ जाएं कि AIADMK के साथ जाएं। DMK के साथ उसे जाना नहीं है, तो वो जो एक वोट बैंक, अच्छा वो वोट बैंक पहले ही AIADMK गंवा चुकी है। AIADMK वो वोट बैंक पहले ही गंवा चुकी है, वरना जीत नहीं जाती।
तो अब जो वैकेंट हुआ उसको ग्रेस्प करेगी बीजेपी। आप बात समझ रहे हैं भाई? जो लोग डीएमके से नाराज थे उनके पास विकल्प था एआईएडीएमके को वोट देना। उन्होंने एआईएडीएमके को नहीं चुना क्योंकि उन्हें पता है ये भी डीएमके का दूसरा चेहरा है। फिर उन्होंने तीसरा विकल्प चुना, एक्टर विजय, उसके पास चले गए। ऐसी स्थिति में एआईएडीएमके को पता चला कि अगर ये एक्टर विजय ऐसी सत्ता चलाते रहे तो फिर हमारा तो रेलेवेंस ही नहीं रह जाएगा, हमें भी रेलेवेंट बने रहने के लिए बार बार पिक्चर में दिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आधा धड़ा तोड़ के एक्टर विजय को सपोर्ट करवा देते हैं। ये सलाह हो सकता है अमित शाह ने भी दी हो कि अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखो वरना पिक्चर से गायब हो जाओगे। और इससे फायदा ये भी है कि जब आधा धड़ा उसके साथ चला गया तो आधे धड़े का वोट बैंक भी गया। फिर तो एआईडीएमके अगर आधा भी ना भेजती तो पूरा वोट बैंक गया, और आधा भेज दिया तो आधा गया। अब हो गया वोट बैंक खाली। अब इस वोट बैंक पर नजर है बीजेपी की, लेकिन बीजेपी अगर खुद उस वोट बैंक को टारगेट करेगी तो एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है, क्योंकि नेशनल पार्टी तमिलनाडु में टिक नहीं पा रही है। कांग्रेस जब से गई है तब से कोई नेशनल पार्टी आई ही नहीं है, डीएमके और एआईएडीएमके ही चल रहा है। और तीसरा विकल्प भी जनता ने चुना तो वो लोकल पार्टी ही चुना। जनता बीजेपी को स्वीकार करने के मूड में नहीं है क्योंकि नेशनल पार्टी है और बार बार वो हिंदी पार्टी के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि भाई जितने बड़े लीडर्स हैं सब हिंदी में भाषण देते हैं। तो वहां के लोगों को लगता है कि बीजेपी नॉर्थ की पार्टी है, वहां के लोग ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि साउथ की पार्टी है। ऐसी स्थिति में अगर एक ऐसी साउथ की पार्टी का ऑप्शन दिया जाए जिसमें फ्लेवर तो नॉर्थ वाला हो लेकिन पूरी तरह से साउथ हो तो शायद बात बन जाएगी। और ऐसी स्थिति में अगर अन्नामलाई टूट करके अलग हो जाए और अपनी नई पार्टी बना लें जिसमें सब तमिल के ही लोग होंगे, तमिल का ही उसका नाम होगा, जिसका नॉर्थ से कोई लेना देना नहीं होगा, तो उनके पीछे एक बड़ा हुजूम आके खड़ा हो सकता है। यही होने जा रहा है। अब आप समझ गए जो लोग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो आप यूपी के रहने वाले हो या एमपी के रहने वाले हो, राजस्थान के रहने वाले हो, और डीएमके आकर के यूपी से चुनाव लड़े और खूब मजबूती से आ जाए, बहुत 4-5 स्टेट में चुनाव जीत चुकी है, फिर यूपी में आ रही है चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या आप डीएमके को वोट देना चाहोगे या समाजवादी को देना चाहोगे या बीजेपी को देना चाहोगे? आप फिर भी सोचोगे यार कि चलो बीजेपी को नहीं देना तो समाजवादी को दे दो। डीएमके को आप स्वीकार नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा साउथ की पार्टी है, शायद हमारे मुद्दों को समझ नहीं पाएगी। लेकिन वहीं डीएमके का कोई लीडर जो यहाँ का रहा हो वो डीएमके से हटके अपनी नई पार्टी बना ले, यहाँ पर हिंदी नाम रख दे उसका और बिल्कुल हिंदी में बात करे और सबको हिंदी के लोग साथ लेकर के वो चले, तो आप उससे ज़्यादा स्वीकार कर पाओगे। यही हो रहा है तमिलनाडु में। और इसीलिए अमित शाह से मिल लिए, नितिन नवीन जी से मिल लिए, कईयों से मिल लिए, लेकिन फिर भी इस्तीफा उन्होंने दिया क्योंकि सब सेट है मामला। अब आने वाले समय में अन्नामलाई के ऊपर ना तो एआईएडीएमके का प्रेशर है कि तुम अध्यक्ष पद से हट जाओ तभी हम सपोर्ट करेंगे, न ही कोई ऐसा है कि नॉर्थ की पार्टी का आदमी है, न ही कोई ऐसा है कि बीजेपी के अन्य नेता उसको परेशान करेंगे कि भाई हम तो यहाँ पुराने थे, तुम 2021 से आए हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। वो आदमी अब खुल के अपनी पार्टी बनाएगा, अपने तरीके से लड़ेगा, घर घर जाके कैंपेन चलाएगा, अपने तरीके से खुद को खड़ा करेगा और वो मुद्दे लेकर के जाएगा जो तमिलनाडु में उठाने चाहिए थे। कौन से उठाने चाहिए थे? राष्ट्र के, राष्ट्रवादी मुद्दा उठना चाहिए, कल्चरल मुद्दा उठना चाहिए, तमिलनाडु के कल्चर की बात होनी चाहिए, तमिलनाडु के कल्चर को पूरी दुनिया में ले जाने की बात होनी चाहिए, तमिलनाडु के लोगों को यह बताने की आवश्यकता है कि पूरा भारत एक है, भाषाओं में कोई विविधता नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारी अलग है हमारी अलग है और हम लड़ जाएंगे इस बात पर, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस एक मतलब नए मुद्दे के साथ नई पार्टी और पुरानी विचारधारा को लेकर के जब वहां आगे बढ़ोगे तो सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। और मान लो किसी कारणवश उनकी पार्टी को सफलता नहीं भी मिल पाती और फिर भी बीजेपी वहां पर एग्जिस्ट करना चाहे तो एआईएडीएमके के साथ अलायंस है ही है। समझ गए? ये होने वाला है। उम्मीद है मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँगा। ठीक है, तो बीजेपी के तमिलनाडु के प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे हैं? 2021 से 25 तक रहे हैं। बीजेपी का वोट शेयर ही ले गए थे 11% तक, जो 2022 में 5.7% था लोकल। उसमें पदयात्रा करी थी, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर करी थी, जिसमें सारी सीट कवर करी थी। कोयम्बटूर में हार गए थे इतने वोटों से, वो एक अलग बात है। और
अगर ग्रोथ की बात करें तो 2019 के लोकसभा में AIADMK के अलायंस के साथ ये 18% पर पहुंच पाए थे केवल। ठीक है, तो वो मैंने बता ही दिया है, ये रिजल्ट वगैरह है, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ पाए कि तमिलनाडु का खेल क्या चल रहा है। बस आगे आगे देखते जाइए। तमिलनाडु में एक नया केजरीवाल पैदा होगा जिनको बोलते हैं जोसेफ विजय। तमिलनाडु में एक नई BSP मायावती जी की पार्टी तैयार होगी जिसको बोलते हैं DMK। उनका हाल मायावती जी की पार्टी जैसे BSP यूपी में लगभग गायब हो गई है, ऐसे हो जाएगी। और तमिलनाडु में एक सपा पार्टी बनेगी जिसे बोलते हैं AIADMK, जो अपना जिसका एग्जिस्टेंस तो थोड़ा बहुत होगा लेकिन दमदारी नहीं रहेगी। अब तमिलनाडु में 2 ही पार्टी आने वाले समय में आपको दिखेंगी, एक अन्नामलाई की और एक BJP, और कांग्रेस भी दिखेगी। ये होने वाला है। बाकी कोई अपडेट आती है तो मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।